हमारा खास प्रोग्राम हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जिसमें बात होगी कोरोना की तीसरी लहर पर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, पीएम मोदी की चिंता और लोगों की लापरवाही की। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 दिन पहले ही सभी राज्यों को कोविड-19 के बढ़ते आर फैक्टर को लेकर अलर्ट किया है। दुनिया पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर का खतरा गहरा गया है। यूरोप, अमेरिका और एशिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर आगाह करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अधिक संक्रमण वाले 6 राज्यों को टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके के माध्यम से संक्रमण पर तत्काल लगाम लगाने की सलाह दी। तीसरी लहर की आहट से पीएम फिर टेंशन में है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। डॉक्टर से पैनल भी जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर अब के न्यूज इंडिया। तो पहले डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की और 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें पूरा तैयार रहने की ज़रूरत है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे बड़ा सवाल ये, डब्ल्यूएचओ की चेतावनी, अब प्रधानमंत्री जी की मीटिंग, कितना हम तैयार हैं और कितना तैयार रहने की ज़रूरत है? बिल्कुल ठीक कहा आपने। इधर डब्ल्यूएचओ की चेतावनी है और अभी जो सर्वे आया है वो ये कहता है कि पिछले काफी समय से ही जो हमारा कर्व था वो डिक्लाइन हो रहा था, केसेस कम हो रहे थे, लेकिन अब एक स्टेज पर आकर के एक प्लेटू स्टेज पर हम पहुंच गए हैं। और डब्ल्यूएचओ ने ये बहुत अहम तरह से ये आगाह करा है कि अगले 100 दिन बहुत अहम है, लेकिन जो हमारे यहाँ हो रहा है उसका एहतियात बदलने के अलावा हम लोग नंबर ऑफ केसेस, हम लोग अपने आप को इतने ज्यादा एक्सपोज कर रहे हैं। अगर आप थोड़ी से स्पॉट में देखें तो लोग दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा लगता नहीं है कि लोग पिछले 2 बार की जो महामारी हुई है, 2 बार की जो लहर थी, उससे कुछ सजग हुए हैं। तो आगे के कुछ दिन बहुत ज्यादा मुश्किल के हैं। गवर्नमेंट आपको गाइडलाइन दे सकती है, गवर्नमेंट आपको आगाह कर सकती है, लेकिन सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट स्वयं नहीं ले सकती। हम लोग को खुद कुछ चीजों में आगे आकर के उसको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। मूवमेंट के लिए मास्क यूज करना पड़ेगा और जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसको पालन करना पड़ेगा। और अब डब्ल्यूएचओ ने आर फैक्टर का भी जिक्र किया है। हम समझना चाहेंगे आर फैक्टर क्या है? हेलो। हाँ सर, सवाल यह है कि डब्ल्यूएचओ ने जब एडवाइजरी जारी की है तो वहां पर उसने एक आर फैक्टर का जिक्र किया है। हम समझना चाहेंगे आर फैक्टर क्या है सर? ये एक इनके जो इन्फेक्टिविटी के रेट के लिए एक है कि इनका जो है इन्फेक्टिविटी इस समय हो सकती है, इसमें काफी ज्यादा हो सकती है, इसलिए उन्होंने एक आर्म फैक्टर एडवाइस करा हुआ है, लेकिन हम लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं और हम लोग को उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। सर, ये भी देखा गया पिछले अगर 1 हफ्ते की बात करें तो जहां केसेस कम हो रहे थे, अचानक से कुछ जगहों पर केसेस में उछाल आया है। चाहे वो भारत की बात करें, चाहे बाकी अमेरिका, यूरोप में भी स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो सर, क्या अब हम ये मान लें कि थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है और जैसा कहा गया अगस्त में पीक पर होगी? बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ अगर हम लोग प्रदेश देखें, या हम लोग महाराष्ट्र में देखें या कुछ और प्रदेशों में देखें, तो कुछ नंबर ऑफ केसेस हम लोग के बढ़ते जा रहे हैं और स्पेशली वहां पर जहां पे मूविंग पॉपुलेशन है वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। जो जहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग पिछली बार से देखें तो धारावी में जितने ज्यादा केसेस हो रहे हैं वो सेकेंड वेव में आकर के उतने केसेस नहीं हुए हैं, वहां पे हर्ड इम्यूनिटी हो गई है। तो अब जो पिक्चर सामने आ रही है वो जो मेन मेट्रो से अलग हट करके जो प्रदेश है, जो वहां पे छोटे जगह है, वहां पे नंबर ऑफ केसेस बढ़ चुके हैं। वहां पे नंबर ऑफ केसेस आगे आने के लिए काफी फेयर चांसेस हैं। तो इसलिए जो केसेस जहां पर लोगों को इम्यूनिटी हो चुकी है या जो लोग एक्सपोज हो चुके हैं, जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, उनके अलावा भी बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। काफी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ ऐसे भी पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको एक बार इन्फेक्शन हो गया है, री इन्फेक्शन हो रहा है, और उसके अलावा जो बच्चे हैं जो अच्छे से अभी इम्यूनाइज नहीं हुए हैं, जो पॉपुलेशन अभी ठीक से उनको सेकेंड डोज नहीं लगी है, और जो हम लोग सोचते हैं कि एक बार हम लोगों को वैक्सीन लग गई है
हम लोग कंप्लीटली प्रोटेक्ट हो गए हैं, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर सेकंड वैक्सीन लगने के बावजूद हम लोग को बहुत ज्यादा मास्क लगा करके सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए वो सारे प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट के हैं उसका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो थर्ड वेव दूर नहीं है। और कितना होगा, जैसे सेकंड वेव में ये कहा जा रहा था कि ये इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी लेकिन फैटल नहीं है, लेकिन उल्टा बिल्कुल हुआ, बहुत ज्यादा फैटल थी, इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा थी। इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी क्या है, आप कितना एक्सपोज हुए हैं, आपने अपने आप को कितना एक्सपोज होकर के आप अपने आप को कितनी देर तक वहां पर एक्सपोज हो रहे हैं, आप कितना आपका मूवमेंट है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप डब्ल्यूएचओ की बात करें तो उसने बिल्कुल सही कहा है कि कुछ काफी प्लेसेस ऐसे हैं वहां पे एकदम से केसेस बहुत बढ़े हैं, तो भारत एक अछूता नहीं है। अगर कुछ प्रदेशों में केसेस बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन प्रदेशों में, उन शहरों में जहाँ पे भी केसेस कम है, वो आगे आने वाले समय में केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। सर सवाल यह है कि जो वैक्सीनेशन की रफ्तार थी पिछले कुछ समय से देखा जाए उस पर भी रफ्तार धीमी हुई है। वैक्सीनेशन की रफ्तार जो लगातार बढ़ती जा रही है उसमें भी एक ठहराव आया है। और खासकर महिलाओं की अगर बात करें तो वैक्सीनेशन में महिलाओं का जो आंकड़ा है वो 14% से भी कम है। तो और खासकर ग्रामीण क्षेत्र है सर, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, क्या एक बड़ा कारण है महिलाएं वैक्सीनेशन के लिए आगे नहीं आ रही हैं? बिल्कुल सही है। अभी भी लोगों के विषय में कुछ भ्रांतियां हैं कि वैक्सीनेट कर देंगे तो हमारा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, वैक्सीनेट कर देंगे तो हमारी फर्टिलिटी के ऊपर असर पड़ेगा, और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो मिथ है जो कि लोगों के बीच में फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से लोग वैक्सीनेट नहीं हो रहे हैं। पेशेंट्स के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि क्या हम बच्चे हैं उनको लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, हमें डिफरेंट टाइप की एलर्जी है, हमें डायबिटीज है या हार्ट की प्रॉब्लम। तो जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको वैक्सीनेट करा जा सकता है। जो लोग पहले से ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उनको भी कुछ समय के बाद में आपको वैक्सीनेट करा जा सकता है। फैक्टर है जो कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि वैक्सीनेशन पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके कितने साइड इफेक्ट्स होंगे। पिछली बार देखा गया कि वैक्सीनेशन के बाद में कुछ लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, वास्तव में वो ऑलरेडी इंक्यूबेशन पीरियड में थे, जो कि वैक्सीनेशन के बाद में उनको इन्फेक्शन होने था, वो फ्लेयर अप कर गया है। तो बहुत लोगों को ऐसी भ्रांतियां हैं कि उनको मैलिग्नेंसी है या कुछ प्रेशर है या कुछ बीमारियां हैं या कुछ एलर्जीज हैं, ब्रोंकियल अस्थमा है, इस कंडीशन में वैक्सीनेट नहीं करवाना है। लेकिन चीज बिल्कुल भिन्न है। यही एक ऐसी चीज है जो हमारे बृहस्थ है, जो ब्रह्मस्थ है, जिसकी हम अपने आप को स्वयं बचा सकते हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन से जो लोगों को भ्रांतियां हैं, जो लोगों को सोशल मीडिया में जो लोगों को ये फैलाया जा रहा है कि वैक्सीनेट नहीं कराना चाहिए, वो बिल्कुल गलत है। आगे से आगे आकर के लोगों को वैक्सीनेट कराना चाहिए। अब तो प्रेग्नेंट करा जा रहा है, बच्चों को भी गवर्नमेंट वैक्सीनेट करने के लिए मोटिवेट कर रही है, और सारी चीजें फ्री में गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, लेकिन पब्लिक है उसको आगे आकर के अपने वैक्सीनेशन की बात करें तो अब डब्ल्यूएचओ ने भी ये एक्सेप्ट किया है, स्वीकारा है कि अमेरिका की अगर बात करें और यूरोप की अगर बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, उसके बावजूद जो है डेल्टा वेरिएंट से वो इन्फेक्टेड हुए हैं। तो हम ये मान लें कि वैक्सीनेट होने के बाद भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो हमें इन्फेक्ट करेगा। देखिए, ऐसा है, ये कभी नहीं कहा गया है कि वैक्सीनेशन करने के बाद कभी भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा। कोई भी वैक्सीनेशन, नॉट ओनली कोविड का जो वैक्सीनेशन है, किसी भी वैक्सीनेशन के बाद में 100% प्रोटेक्शन तो बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। ये भी वैक्सीनेट करने के बावजूद भी 70% 65% ही प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन है वो केवल बहुत फैटल डिजीज के लिए, आईसीयू एडमिशन के लिए, इसके लिए कि डेथ रेट कम करने के लिए ही प्रोटेक्शन है। ये कहीं नहीं है कि आप इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं। और उसके बावजूद भी अगर आप इतने ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कम, कंडीशन में आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। और जो म्यूटेशन हो रहा है, अगर म्यूटेशन इस हद तक हो जाए कि पास कर दे, तो उसके बाद इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी। ये चीज हमारे ऊपर डिपेंड करती है। वैक्सीनेशन में हमारे पास कोई चॉइस नहीं है कि ये वैक्सीन बेटर है कि वो दूसरी वैक्सीन बेटर है। जो भी चीज अवेलेबल है उसको हमें फौरन लगवा लेने चाहिए। कम से कम जो वैक्सीनेशन से हमें प्रोटेक्शन मिल रहा है उसको लेना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी, उसके 2 हफ्ते बाद भी आपकी, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम फुल्ली आप ऐसे ही घूमें, मास्क का यूज ना करें और जाकर के अपने आप को इस कदर एक्सपोज करें कि आपको दोबारा इन्फेक्शन हो जाए। लोगों को दोबारा इन्फेक्शन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप वैक्सीनेट ना करें। वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, ये आपको फैटल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा।
वैक्सीनेट अगर आप हो जाते हैं तो क्रिटिकल कंडीशन में जाने की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती हैं। सर सवाल ये भी कि जो एंटीबॉडीज हमारी बनती हैं वैक्सीनेट के बाद, तो पहली डोज और दूसरी डोज लगाने के कितने दिन बाद हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं? पहली डोज लगाने के बाद में आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपकी बॉडी में आपकी एंटीबॉडीज, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको बनने में टाइम लगता है, इसीलिए हमें एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। बूस्टर डोज लगने के 15 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट करें कि आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन गई। लेकिन कुछ लोग जो इन्फेक्ट हो जाते हैं उनकी भी एंटीबॉडीज होती है, फेज में आ जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कभी कभी इसकी एंटीबॉडीज टेस्ट करा के देखना चाहिए कितनी एंटीबॉडीज आप में है। लेकिन कोई भी इन्फेक्शन जो होता है दो चीजों पे निर्भर करता है, आपको कितना जो इन्फेक्ट करने वाले जो आपके वायरस या बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं वो कितने पावरफुल हैं, कितनी देर तक आप एक्सपोज हो रहे हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में होस्ट फैक्टर आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है। होस्ट में इम्यूनिटी क्या है, आपको कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है, आप डायबिटिक तो नहीं है, आप कुछ ऐसी दवाई तो नहीं ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत हेवी डोजेस में तो नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको मैलिग्नेंसी या किसी तरह के कैंसर से आप पीड़ित तो नहीं है, या HIV के इन्फेक्शन से तो नहीं पीड़ित है जिसमें आपकी इम्यूनिटी बहुत कम है। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आपकी लाइफ स्टाइल बहुत खराब है, आप बहुत कम समय में सो रहे हैं, आप स्मोक कर रहे हैं और डिफरेंट ड्रग से एडिक्ट हो रहे हैं, तो आपको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। इसलिए बेहतर तो यही है कि अपनी इम्यूनिटी ठीक रखिए। और तीसरा फैक्टर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो इस बात पे डिपेंड करता है, नॉट ओनली टेम्परेचर या इन्वायरमेंट, बट आपकी उस एरिया में कितनी इन्फेक्शन के केसेस कितने ज्यादा हैं, कितना आप एक्सपोज हो रहे हैं, और आपको किस कंट्री में रह रहे हैं और वहां पे जेनेटिक के हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इन्फेक्शन होने के लिए एक होस्ट और डिफेंस सिस्टम और जो इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं उनके बीच में बैलेंस है। अगर आपका डिफेंस सिस्टम कमजोर है, आपकी इम्यूनिटी कमजोर है, आपको एक्सपोजर का ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है या इन्फेक्टिविटी ज्यादा है वायरस में, तो आपको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, फैटल होने के ज्यादा चांसेस है। इसीलिए किसी न किसी तरह के आपको इम्यूनिटी बढ़ाना है। जो आपकी वैक्सीन है वो एक तरह से आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, जो आपकी अपनी इम्यूनिटी है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। अगर आप उसको भी नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, फैटल इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, डेथ रेट बहुत बढ़ सकती है। जी सर। सर सवाल ये है कि एक सवाल और आपसे है, उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र शर्मा कानपुर से। वीरेंद्र, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से तीसरी लहर की चर्चा है और पूरे विश्व में पूरे विश्व में लहर का बोलबाला है, परंतु प्रशासनिक अधिकारी कोई भी समय से मार्केट नहीं बंद कराते हैं और कानपुर में नयागंज, नवीन मार्केट ऐसे इलाके में बिना मास्क के लोग घूमते हैं और यही हाल रहा तो तीसरी लहर का रुक जाए ये संभव नहीं है। ठीक है। हाँ सर, हमारे कॉलर का सवाल ये है कि जैसे पहले देखा गया सेकंड में बहुत खतरनाक पीक पर थी, तो जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है लोग अपना रहे थे, कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे थे, लेकिन अब जो देखा जा रहा है तस्वीर सिर्फ कानपुर या उत्तर प्रदेश की नहीं है, समूचे देश में कई राज्यों में तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोग मास्क लगाना भूल चुके हैं। उनको अब लगता है कि अब कोरोना खत्म हो गया है। एक चिंता का विषय है सर, क्या जो प्रशासन है उसकी ही जिम्मेदारी बनती है या फिर आम नागरिक जो है समाज का उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कोविड गाइडलाइन जो है उनको फॉलो करने की? रहा है या जो गवर्नमेंट कर रहा है इसमें कोई दो राय नहीं है, वो अपने पूरी तरह से कर रहा है। लेकिन ये कहना कि एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हो रही है या प्रशासन की जिम्मेदारी है, जहां तक कि ये कानपुर की बात कर रहे हैं तो हमें जहां तक मालूम है कि कानपुर में प्रशासन बहुत ही मुस्तैद है। उसने जिस तरह से आपके लिए हर चीज अवेलेबल करी है, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, लेवल की बात हो या किसी भी पे बात हो, पॉलिटिकल लेवल पे, वो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है आप वैक्सीन लगाने जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं, आप मास्क यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप मार्केट में फुल्ली ऐसे ही आप एक्सपोज करके रह रहे हैं, आप पार्टीज कर रहे हैं। तो ये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की नहीं है, ये एक आम नागरिक की है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को कितना बचा पाते हैं। ये आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर नहीं छोड़ सकती है, वो डंडा लेकर नहीं खड़ा होगा।
कि आपको अगर आपने मास्क नहीं लगाया तो आपके ऊपर फाइन कर देगा या आपको जेल में बंद कर देगा। ये जारी होनी चाहिए कि अगर कोविड गाइडलाइन है उनको आप फॉलो करें, सिर्फ प्रशासन के ऊपर ठिकरा नहीं फोड़ा जा सकता। सर आप हमारे साथ बने रहिए, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी इस चर्चा को आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्पित हैं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन तथा राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील एवं त्वरित सेवाएं प्रदान करने हेतु संकल्पबद्ध हैं युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु। समर्पित हैं कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ एवं सुलभ करने हेतु। प्रतिबद्ध हैं सभी जनपदों में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को शिविरों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाने हेतु। कटिबद्ध हैं महिलाओं के स्वावलंबन सशक्तिकरण के लिए। प्रतिज्ञाबद्ध है दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान एवं उन्नयन के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को सिद्ध करने के लिए हर उम्मीद पर खरा उतरना है, विकास के पथ पर आगे बढ़ना है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हेल्थ कॉन्फ्रेंस, जहां बात कर रहे हैं कोरोना से बचाव की, साथ ही साथ WHO ने चेतावनी जारी की थर्ड वेव को लेकर। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने आज मीटिंग भी करी कई मुख्यमंत्रियों के साथ। उनका कहना है कि हमें होशियार रहना है और तीसरी जो वेव है उससे हम नकार नहीं सकते हैं। वापस डॉक्टर राजू के पास आएंगे, उससे पहले आपको बता दें एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, वबीता कानपुर से। वबीता, अपना सवाल कीजिए। मैम सर, मेरा 4 महीने का बेटा है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे वैक्सीन कब लगवानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर राजू, हमारे कॉलर का सवाल है, उनका जो एक बेटा है 4 महीने का, उनको वैक्सीन कब लगवानी चाहिए? यूजुअली 2 महीने या 4 महीने 5 महीने के बाद में वैक्सीन लग सकती है एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन, लेकिन उसको पहले एक बार अपने पीडियाट्रिशियन से मिल करके जो वहाँ पर है उनसे बात करके वैक्सीनेट के लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। बट एक छोटे से बच्चे के लिए जरूरी है 2 महीने से आबादी में वैक्सीनेट करा जा सकता है उसको। जी डॉक्टर राजीव जी, आपसे एक सवाल ये भी है कि जो सिम्टम्स थे सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव में लेकर, क्या थर्ड वेव में जो सिम्टम्स हैं वो बदल जाएंगे और फिर सिम्टम्स जो हैं वैसे ही रहेंगे कि गले में खराश है, फीवर है, मांसपेशियों में दर्द है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ थोड़ा सा इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे इम्यूनिटी क्या है, और इस बात पे जैसे कि अभी जैसे गले में खराश होना, क्योंकि लंग एक ऐसा ऑर्गन है जो कि सबसे पहले अफेक्टेड होता है। कोई भी जो वायरस है सबसे पहले अगर जाएगा तो सांस तुरंत नाक के द्वारा होते हुए फेफड़े में पहुंचता है। पहले नाक में साइनसेस में कोल्ड होना, जुकाम होना करता है, और उसके बाद में सांस की नलियों से होते हुए फेफड़े में पहुंचेगा। कोई दो राय नहीं है, सबसे वो फेफड़ा होगा, लंग होगा, क्योंकि यही एक ऑर्गन है जो कि उसके बाद में ये इफेक्ट होकर के इसके वायरस का प्रभाव डिफरेंट ऑर्गन्स में पड़ता है। जैसे अभी पिछली बार में हम लोगों ने देखा था, पहली बार के अलावा जो सेकेंड वेव में इस बार ब्लड में कोगुलेबिलिटी काफी बढ़ गई थी, पेट के इन्फेक्शंस काफी हो रहे थे, लूज मोशन, वॉमिटिंग करके लोग प्रेजेंट कर रहे थे। और इस बार जो हम लोगों को पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज्यादा मिले थे, ज्यादा ड्यूरेशन तक हम लोग रहे थे। सांस के अलावा भी पेट के काफी कॉम्प्लिकेशंस होते और न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी हुई थी, जैसे कि ब्रेन में स्ट्रोक आ जाना, चक्कर आना, बहुत ज्यादा सांस में तकलीफ होना, लूज मोशंस होना। तो ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं था जो कि इस बार अफेक्टेड ना हो। डिफरेंट काफी ऐसे लोग थे जिनको फीवर या कोई और सिम्टम्स ना आकर के डिफरेंट ऑर्गन्स के मैनिफेस्टेशन हुआ। तो जैसे कि प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि थर्ड वेव में थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन फर्क हो सकता है, लेकिन प्राइमरी मैनिफेस्टेशन जो होगा वो लंग से रिलेटेड, श्वास क्रिया से रिलेटेड, या जुकाम या फीवर आने से किसी न किसी फॉर्म पे। लेकिन हम लोग को जब तक हाई सस्पिशन नहीं हो
इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। और इन्वेस्टिगेट करके कोई भी चीज ऐसी हो रही है जो कि अनयूजुअल है, वो हम लोगों को सिम्टम्स आ रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और सर सवाल ये भी बनता है कि डॉक्टर्स की तरफ से कहा जाता है कि अगर आपके अंदर माइल्ड वो हैं अगर सिम्टम्स, तो आप अपने आप को घर पर खुद आइसोलेट कर सकते हैं, तुरंत आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल सर ये भी है कि अगर आपको पहले से कोई बीमारियां हैं, अगर आप हार्ट के पेशेंट्स हैं, अगर आपको अस्थमा है, सांस लेने में दिक्कत है, तो उनको क्या खुद घर पर आइसोलेट होना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए? देखिए, अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं और नहीं है तो आप पहले से आइसोलेट हो जाइए, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, आप डायबिटिक हैं, आपकी प्रॉब्लम है और आपकी ब्लड शुगर नहीं कंट्रोल हो रही है, आपका ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है, हार्ट रेट्स आपके अनइवन है, आपको डिफरेंट सिम्टम्स आए, तो सबसे पहले कंसल्ट करना चाहिए। उसको डिसाइड करना चाहिए कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। लेकिन ये बात भी सही है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप सीधे जाकर के हॉस्पिटलाइज होकर के उसके ब्लड ब्लॉक कर रहे हैं, आपकी ऑक्सीजन अपने घर में स्टोर करके रख रहे हैं, वो भी एक बहुत उचित नहीं है। वो आप जो चीज मुहैया है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए, वो आप अपने आप को एक तरह से घर में जमा करके रखना भी वो उचित नहीं है। तो बेहतर ये है कि अपने फिजिशियन से कांटेक्ट में रखिए। सारी चीजें गवर्नमेंट ने अवेलेबल करा दी हैं, नंबर ऑफ बेड्स काफी हैं, आपके हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, फिजिशियंस अवेलेबल हैं, तो किसी चीज को स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन अपने पास स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ड्रग्स को स्टोर करने की जरूरत नहीं है, या कोई कालाबाजारी के लिए लोग काफी इंजेक्शंस लेकर के ब्लैक में पिछली बार बेच रहे थे, वो चीजें होने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, डॉक्टर से कंसल्ट करना और केवल व्हाट्सएप में जा करके उसको ट्रीटमेंट फॉलो करना वो उचित। सर सवाल ये भी है कि अगर देखा जाए जो बहुत सारे जो कोविड पेशेंट हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो हैं, उनमें सर ये ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखी जा रही है कि वो ठीक होकर घर तो आ गए लेकिन एक ब्लड क्लॉटिंग की समस्या भी बनी हुई है, जिसके बाद वापस उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। इसका क्या बड़ा कारण है सर? देखिए, इस जो भी कोविड इन्फेक्शन है उसमें 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि हमें पहले से समझना चाहिए। पहला कॉम्प्लिकेशन, लंग में इन्फेक्शन जब भी होगा, ये एक अनयूजुअल इन्फेक्शन है। जो निमोनिया है ये एटिपिकल निमोनिया है, इंटरस्टिशियल निमोनिया कहलाता है। ये एक वो जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है, जो एक ट्री की तरह एक एयरवेज डिवाइड होती है, उसके बाद में एक एल्वेलाई होती है और वहां से ऑक्सीजन से डिफ्यूज होकर के ब्लड में जाती है। उस स्पेस को इंटरस्टिशियम कहते हैं, वहां का निमोनिया होता है। जब ये हील करता है, ये वो एरिया फाइब्रोसिस होता है, तो लंग फाइब्रोसिस होती है। इसमें अक्सर ऐसा होता है जिस समय आपको इन्फेक्शन एक्यूट स्टेज होती है, उसमें ऑक्सीजन के अलावा ठीक होने के बावजूद भी महीने 2 महीने के बाद में जैसे से इन्फेक्शन ठीक होता है, लंग सर मैं अपने कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे जुड़े, तमाम सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो आप हेल्थ कॉन्फ्रेंस देख रहे थे जहां बात कर रहे थे कोरोना से बचाव की, साथ ही साथ जो तीसरी लहर है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। तो के न्यूज़ आपसे अपील करता है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप अपनाएं, 6 फीट की दूरी रखें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।